ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में स्टूडियोज में मौजूद है शशि नायर, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल से, जिनके पास 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए और हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए, 18 हाउस स्वदेश के स्टूडियोज़ में आने के लिए। जिस तरह से हमारा आज का जो शो है पूरी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस है और हेल्थ इंश्योरेंस पे आपकी काफ़ी पकड़ है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, ज़्यादातर जो सवाल हमें आते हैं उसमें यही कहा जाता है कि सर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत बढ़ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल नहीं रह रहा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल कैसे किया जा सकता है? गुड मॉर्निंग अनुराग, हैप्पी टू बी बैक इन द स्टूडियो। हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्डेबल करने के लिए सबसे पहली बात है कि यू शुड आप पॉलिसी यंग एज में लेना चाहिए। यंग एज में लेने से फ़ायदा ये है, प्रीमियम कम होता है, आप हायर सम इंश्योर्ड ऑप्ट कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंगली जब भी आपका एज बढ़ जाए तो प्रीमियम में इम्पैक्ट उतना नहीं होगा जहां आप ओल्ड एज में लेते हो। ये है अफोर्डेबल। दूसरी बात ये है कि सम इंश्योर्ड आप सही ले लो शुरुआत में। पहले अगर आप छोटे सम इंश्योर्ड लेते हो, समझो कुछ साल के बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ बीमारी हो जाए तो आपको सम इंश्योर्ड बढ़ाने की दिक्कत होती है। अगर आप पहले से अच्छा सम इंश्योर्ड ले लो तो आपका प्रीमियम में इम्पैक्ट कम हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम करस्पॉन्डिंगली ज़्यादा बढ़ता नहीं है। ये एक दूसरी बात है। ये दो चीज़ में अफोर्डेबिलिटी हो जाता है। फिर यही मेन चीज़ है, एज, सम इंश्योर्ड, टाइमिंग ऑफ पॉलिसी, कब लेना चाहिए। तो मैं भी हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आपके भी कुछ सवाल है हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए या फिर इंश्योरेंस से जुड़े हुए, तो हमारा जो ये नंबर है इस पर आप भेज सकते हैं और ये सवाल हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम पूछेंगे कि क्या जो आपकी दुविधा है वो सॉल्व कर सके। तो हमारा जो नंबर है इंश्योरेंस मंत्रा का 7045616848, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सवाल भेजिए, हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब देंगे। शशि जी, कुछ सवाल जो हमारे पास आए हैं वो मैं आपसे लेना चाहूँगा। एक हमारे दर्शक ने सवाल भेजा है कि मेरी उम्र 50 साल है और हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा ले और कौन सा लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस 50 साल की उम्र में? 50 साल के ऊपर आप नॉर्मल पॉलिसी ले लीजिए। आपको ये रखना है कि आप मिनिमम अफोर्डेबिलिटी प्रीमियम के ऊपर निर्भर होता है, 5 लाख का लेना ही चाहिए, क्योंकि आप 50 लाख के ऊपर पहुँचते हो। आज के दिन में 3 से 5 लाख तो खर्चा होता ही है अनफॉर्चुनेटली, अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो। फिर आप उसके ऊपर टॉप अप पॉलिसी ले सकते हैं और 5 या 10 लाख का, जिसका प्रीमियम कम होता है, क्योंकि आपका बेस पॉलिसी 5 लाख का है। और आप ये देखना चाहिए कि कवरेज मैक्सिमम हो, सब लिमिट कम हो, डिडक्टेबल या और कुछ कोपे हो कम हो। इसमें प्रीमियम पे इम्पैक्ट होता है, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। कॉर्पोरेट पॉलिसी कवरेज का बिल्कुल फ़ायदा है, क्योंकि आपको जो आपका अगर चाइल्ड इज, आपका जो लड़का है लड़की हो जो कॉर्पोरेट में सर्विस कर रहे हो, उनका सीटीसी का हिस्सा होता है कि उनको मेडिक्लेम, ग्रुप मेडिक्लेम में कवर किया जाता है और उनको डिपेंडेंट्स को भी कवर किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सब कुछ कवर हो जाता है और प्रीमियम कॉर्पोरेट देते हैं। कई और कॉर्पोरेट में कुछ हिस्सा एम्प्लॉय देते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत है। लेकिन इसमें एक ही है कि अगर समझो कॉर्पोरेट पॉलिसी से आप अगर जॉब चेंज कर रहे हो, सुपर एनुएट हो रहे हो या आप खुद का कुछ बिजनेस कर रहे हो, तो आपको स्विच करना पड़ता है, कॉर्पोरेट पॉलिसी अवेलेबल नहीं होता है। फिर आपको जो ग्रेस पीरियड होगा 1 महीने के अंदर आपको इंडिविजुअल पॉलिसी में शिफ्ट कर सकते हैं। बट इसमें है कि इंडिविजुअल पॉलिसी में वो कंपनी पर निर्भर है, कंपनी अपना अंडरराइटिंग विकल्प देती है। अगर आप बहुत सालों तक किसी कॉर्पोरेट पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं, एम्प्लॉयर के जरिए पॉलिसी दी है और उसमें अगर आप रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद वो कंपनियां शिफ्ट करती, तो क्या प्रीमियम बढ़ जाता है उसमें? बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि कॉर्पोरेट पॉलिसी में आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट प्रीमियम का कैलकुलेशन ही अलग हो जाता है। उसमें सम इंश्योर्ड हाई होता है, उसमें ओवरऑल प्रीमियम देखा जाता है और उसमें क्लेम रेशियो के बेसिस पे प्रीमियम चार्ज किया जाता है फॉर द कॉर्पोरेट। लेकिन इंडिविजुअल पॉलिसी में फिर अंडरराइट करना पड़ता है कि डिपेंड्स क्या एज है। अभी किसी के पेरेंट्स 70 साल के भी हो सकते हैं, तो उसमें इंडिविजुअली उनको अंडरराइट करना पड़ेगा कि अगर समझे कंटिन्यूटी हुआ है, 4 साल क्रॉस हुआ है, शायद पीरियड कवर हो जाता है, वो एक फ़ायदा होता है। अगर पीरियड नहीं हुआ है तो पीरियड कंटिन्यू होता है, जो साल बचा है उसके लिए। लेकिन जो सरकार की स्कीम है आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसमें भी कहा जाता है कि उसके जरिए भी आप कवरेज ले सकते हैं, तो वहां पर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? उसमें आयुष्मान भारत में सब कुछ कवरेज दिया है, सब कवरेज दिया है, लेकिन उसमें क्या सम इंश्योर्ड जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो लिमिटेड है, प्रोसीजर का ऊपर निर्भर करता है।
उसमें अभी 5 लाख का कवर है, आपको ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख 2 लाख मिल जाए, उसमें रेस्ट्रिक्शन है, CABG हो या कुछ हर्निया ऑपरेशन हो, सबके लिए लिमिटेशन दिया है। वो आयुष्मान भारत में लिखा हुआ है कि कोई भी हॉस्पिटल में जो नेटवर्क में है उनमें एक कंडीशन ये भी है कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल में ही जा सकता है और कहीं जा नहीं सकता है। सिंस ये फ्री है, जो लिमिट है जो हॉस्पिटल वो एक्सेप्ट किया उतना आपको कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री पॉलिसी में ये फ़ायदा है कि आपका 5 लाख का कवर हो तो सम इंश्योर्ड ज़्यादा अवेलेबल है, किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो, सम इंश्योर्ड अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। अभी देखो, अभी समझो 50,000 का कवर है। मैं आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव ऑफ आयुष्मान भारत, वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, स्पेशली फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड। लेकिन ये पॉलिसी में अगर आप जाए तो आपको सम इंश्योर्ड ज़्यादा मिलता है, कवरेज का कॉस्ट ज़्यादा मिलता है, आपका चॉइस ऑफ हॉस्पिटल आपने कहा वो मिल जाता है। पुणे से सवाल आया है किरण का, उनके द्वारा लिखा गया कि हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ कंपनियां कैशलेस क्यों रिजेक्ट कर देती हैं और बिल बढ़ाकर हॉस्पिटल्स देते हैं। ये हो रहा है, कैशलेस रिजेक्ट नहीं होता है, कैशलेस अलाउ नहीं होता। इसमें एक याद रखना है, क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ कैशलेस रिजेक्ट हुआ है। कैशलेस रिजेक्ट करने का कारण ये होता है, जो हमको प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट आते हैं उसमें शायद PD होगा, प्री एक्जिस्टिंग डिसीज, जो पहले कहा नहीं है। उसमें ये भी हो सकता है कि सम इंश्योर्ड जो बैलेंस अवेलेबल है पहले अगर ट्रीटमेंट दिया वो कम हो सकता है। उसमें ये भी हो सकता है कि कवरेज जो है वो एक्सक्लूडेड हो। और दूसरा ये भी हो सकता है वेटिंग पीरियड हो, अभी जो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं उसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड, 2 साल का वेटिंग पीरियड हो। ये सब होगा तो कैशलेस देते नहीं है, थोड़ा रखते हैं, फिर रीएम्बर्समेंट मोड ले सकते हैं। लेकिन कवरेज ही नहीं है तो रीएम्बर्समेंट भी नहीं मिल जाएगा, लेकिन उसको पता चलता है कि ये कवर नहीं है। बट कैशलेस नॉर्मली रिजेक्ट होता नहीं, अनलेस ये जो मैंने जो कंडीशंस बताए आपको ये ऑपरेट होता हो तो होता है कैशलेस, डिनाई होता है। आपका भी मानना है, क्योंकि आप पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, कि हॉस्पिटल्स के द्वारा जो ओवर चार्जिंग है या फिर ज़्यादा बिलिंग है उस पर अगर थोड़ी कमी की जाए तो सबका प्रीमियम बेहतर हो सकता है। जरूर, प्रीमियम में सबसे बड़ा इम्पैक्ट हेल्थ केयर कॉस्ट का है। आज हेल्थ केयर कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खाली हमारे टाई अप हॉस्पिटल है उनको हम बता सकते हैं हमारा पैकेज रेट ये है। फिर भी हमारे जो हॉस्पिटल चार्ज करेंगे कस्टमर हॉस्पिटल को निर्भर होता है। हम कुछ हद तक पॉलिसी थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी इसके लिए देयर इज़ नो रेगुलेटर, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। सो हेल्थ केयर कॉस्ट जब तक कंट्रोल का ओवर बिलिंग या, लेकिन ये आई वुड नॉट कहीं कि सब हॉस्पिटल कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल कोई पॉकेट्स में ये हो रहा है कि ओवर बिलिंग होता है, कोई सर्जरी हो उसको एक सर्जरी को 2 सर्जरी करते हैं, ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। और हमारा जो प्रीमियम होता है इट इज़ प्रेडिक्टेबल। हम पहले हिस्ट्री देखते हैं कि ओके इतना क्लेम रेशियो था, ये एलिमेंट के लिए ऐसा था, वही बेसिस पे हम एक्चुअल प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी जब ये ट्रीटमेंट हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो हमारा प्रीमियम पूल भी डिप्लेट हो जाता है। अभी प्रीमियम पूल डिप्लेट हुआ, क्लेम कहाँ से देंगे, तो प्रीमियम कॉस्ट बढ़ जाता है। तो कंट्रोल चाहिए, कुछ रेगुलेशन चाहिए, प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट होना है। ये आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, एक और हमारे दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। सर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली लेकिन कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर रही है, इसके लिए क्या पर्याय है? मीडिया में जाना चाहिए, क्या कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए? प्लीज सुझाव दीजिए। रिम्बर्समेंट में भी डाला था, स्टूडियो में बैठा हुआ, लेकिन मीडिया में नहीं जाना चाहिए। पर लेकिन मीडिया में सवाल तो आई। नो प्रॉब्लम ये है, ये है, देयर आर मेनी फोरम्स। ये सबसे पहले आप ग्रीवेंस मैकेनिज्म, जिसका जो चीफ ग्रीवेंस मैकेनिज्म चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर है हर कंपनी का है, वहाँ पहले जाइए, वो पहले स्टडी करेंगे, फिर वो देख लेंगे कि क्लेम पेएबल है, समझो कुछ मॉडरेट पेएबल है, कुछ हिस्सा पेएबल है, उसके बाद ही ओवरऑल रिजेक्शन। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये रिजेक्शन सही नहीं है तो आप ओम्बुड्समैन के पास जाते हैं। पहले आप ओम्बुड्समैन के पास जाना चाहिए, जो स्पेसिफिकली कस्टमर्स के लिए बनाया हुआ है और उनका लिमिट भी अच्छा है। वो लिमिट के अंदर ओम्बुड्समैन डिसीजन दे देता है। और अगर समझो आप ओम्बुड्समैन के डिसीजन से भी खुश नहीं है आपके अगेंस्ट के, तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आगे चल के हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्डेबल हो सकता है या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ साथ में लेके चलना है। हॉस्पिटल्स को भी इंडस्ट्री से काफ़ी रेवेन्यू मिल रहा है, 60% रेवेन्यू मिल रहा है उनके, हमारे जो टोटल प्रीमियम है उसमें से। और हमारे लिए भी ये होगा, अगर अफोर्डेबल होगा तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिसी लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिसी लेंगे, पूल बढ़ जाएगा, और पूल बढ़ने से प्रीमियम कम हो जाएगा। पर इसके लिए तो हेल्थ केयर कॉस्ट में कंट्रोल होना ही चाहिए। बिल्कुल, हेल्थ केयर कॉस्ट में कंट्रोल होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, और हेल्थ रेगुलेटर जो है इस मामले को सुलझा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। इस हफ्ते का इंश्योरेंस मंत्र यहीं खत्म होता है, लेकिन जाते जाते आप